हेलो 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 am I audible? हेलो हेलो Yes, sir. थैंक यू। तो लास्ट क्लास में हमने पल्स शेपिंग देखा था। पल्स शेपिंग वो किस लिए करते हैं वो हमने डिस्कस किया था, है ना। उसका हम देखा था कि पल्स शेपिंग करते कैसे हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया जो है वो न्यूक्विस्ट ने क्राइटेरिया कुछ दिए थे। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर जीरो आइसोलेशन, जीरो आईएसआई, आईएसआई इज इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस, है ना। न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर जीरो आईएसआई एंड सेकंड वन इज द कंट्रोल आईएसआई। तो न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर जीरो आईएसआई में हमने देखा कि कोई भी पल्स इफ दे फॉलो दिस criteria, that means pt is equal to 1 for t is equal to 0 and 0 for all t except 0। तो हमने देखा जब ये जो 10.a आपका है उसमें क्या देख रहे हैं, ये पल्स क्या है, पल्स इज हैविंग एम्पलीट्यूड 1 एट द टाइम इंटरवल 0, है ना। 0 पे ये क्या है आपका 1 है, अदरवाइज इंटरवल पे क्या है ये एनटीवी, मतलब एनटीवी मतलब क्या, जब एन की वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, 2 3 4 और -1 -2 -3, so there will the value of the pulse will be 0 and only it has certain values, it has amplitude at t is equal to 0, है ना। t is equal to 0 पे एम्पलीट्यूड रहे और अदरवाइज ना मिले। तो इस तरह का यदि कोई सिग्नल है तो कहता है कि ये जीरो आईएसआई को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है कि जो भी एम्पलीट्यूड इसके हैं, जो भी द एम्पलीट्यूड व्हिच इज एंटर्ड एट द टाइम इंटरवल 0 इज नॉट ओवरलैप्ड विद द अदर, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड जो है अदर से ओवरलैप नहीं होता, इसलिए कह रहा है कि ये जो है जीरो आईएसआई शो करेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। दिस इज योर सिंक फंक्शन। तो ये हमने देखा था, ये आपका सिंक फंक्शन है, ये रेक्ट फंक्शन है। सिंक फंक्शन इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 2/RB, नहीं 2/RB is its time, 2/RB is time, so frequency is RB/2। तो बैंडविड्थ जो होगी उसकी क्या होगी, 1/RB प्लस 1/RB ना, 1/RB माइनस 1/RB है, तो ये प्लस हो गया 2/RB, दिस इज टाइम, so frequency will be RB/2, so this is the Nyquist criteria for minimum bandwidth। तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। फिर ये सिंक फंक्शन जो है उसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है जो कि आपका ये बी जो है, ये है बी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये हमने देखा, इसमें एक था इक्वेशन और है। फिर हमने इसमें रोल ऑफ फैक्टर देखा, आर इज रोल ऑफ फैक्टर which is excess bandwidth divided by the theoretical bandwidth है। तो excess bandwidth जो है ये आपका जो ओमेगा एक्स है which is considered as excess bandwidth, this is omega/2 and so this is omega x, this is omega x which is excess bandwidth। तो हमने देखा excess bandwidth is omega x divided by omega b/2 theoretical minimum bandwidth। so this is roll off factor and its value will be vary from 0 to 1, है ना। when omega x is equal to omega b/2 its value is 1। नहीं, इस इक्वेशन में जब हम ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो दिस इज मैक्सिमम बैंडविड्थ, टोटल बैंडविड्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सिग्नल है टोटल बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल पी ओमेगा ना, ये टोटल बैंडविड्थ क्या आ जाएगा, ये ओमेगा/2 तो है ही, उसके अलावे भी यहाँ पे कुछ एक्सेस बैंडविड्थ है, ठीक है। एक्सेस बैंडविड्थ इज देयर, सो टोटल बैंडविड्थ ऑफ दिस पल्स पी ओमेगा इज व्हाट, तो जो मिनिमम बैंडविड्थ है RB/2 प्लस RB/2, here RB is written in place of omega b/2 is if this is bit rate ना, तो भी
RB by 2 plus RB by 2. This is bandwidth RB by 2 is the excess bandwidth. ठीक है, यहाँ से ये निकला R is equal to omega x by omega b by 2. So omega x is equal to R omega b by 2. So replacing omega b by RB. So this is RB by 2 and this is the maximum, this is the total bandwidth of the signal. ये रोल ऑफ फैक्टर जो है यहाँ पे R is रोल ऑफ फैक्टर. तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज p ओमेगा इज रिप्रेजेंटेड एज दिस वन. तो यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा b by 2 ये एक्चुअली यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिग्नल को. दिस इज द p ओमेगा सिग्नल. ठीक है, दिस इज ओमेगा b by 2 एंड दिस ओमेगा b by 2 टू ओमेगा b. दिस इज आल्सो ओमेगा b by 2. तो ये मैक्सिमम जब r की वैल्यू 1 होगी, जब r की वैल्यू 1 होगी उस समय क्या होगा, ओमेगा x इज इक्वल टू ओमेगा b by 2. नहीं, रोल ऑफ फैक्टर हम देख रहे हैं, रोल ऑफ फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सेस बैंडविड्थ और जो मिनिमम बैंडविड्थ है वो बराबर हो जाए. तो द मिनिमम बैंडविड्थ इज ओमेगा b by 2. दिस इज योर मिनिमम बैंडविड्थ ओमेगा b by 2 एंड दिस इज एक्सेस बैंडविड्थ. तो यदि ये ओमेगा b by 2 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, रोल ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा. So जो ये डॉटेड लाइन है, बोल्ड डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटेड फॉर r is equal to 1. दैट मींस ओमेगा x is equal to ओमेगा b by 2 है ना. ये बोल्ड लाइन जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है किसके लिए, ये जो लाइन आपका शो कर रहा है बोल्ड लाइन, बोल्ड वाला ये शो कर रहा है फॉर ओमेगा x is equal to ओमेगा b by 2. यहाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये यहाँ से इसका रोल ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. फिर डॉटेड लाइन, दिस डॉटेड लाइन शोस ओमेगा x इक्वल टू ओमेगा b by 2, ओमेगा b by 4. ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट जो है ये है ओमेगा b by 4 फ्रॉम हियर, यहाँ से यहाँ ओमेगा b by 4. तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 ओमेगा by 4. दिस इज 3 ओमेगा b by 4. ठीक है, सो दिस इज फॉर ओमेगा x इक्वल टू ओमेगा b by 4. तो यदि हम रोल ऑफ फैक्टर वाले एक्सप्रेशन में ओमेगा x इक्वल टू ओमेगा b by 4 रखते हैं तो वहां रोल ऑफ फैक्टर हमें क्या मिलता है, दिस वन 0.5. सो फॉर 0.5 द एक्सप्रेशन ऑफ p ओमेगा शुड बी दिस वन. 0.5 यदि रोल ऑफ फैक्टर हो तो उसके लिए ओमेगा इज द डॉटेड लाइन विथ थिन लाइन, डॉटेड थिन लाइन शोस r इज इक्वल टू 0.5. ठीक है, अब जब ओमेगा x इज इक्वल टू 0 दैट मींस एट ओमेगा b by 2. यदि कोई सिग्नल जो है उसका बैंडविड्थ यदि ओमेगा b by 2 ही हो तो उस समय क्या होगा, एक्सेस बैंडविड्थ 0. एक्सेस बैंडविड्थ 0 इसका मतलब क्या, जो रोल ऑफ फैक्टर होगा, रोल ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 0. So this is the curve for r is equal to 0. Keep dotted line shows r is equal to 0.5. Keep dotted line shows the r is equal to 1. तो ये जो आपका यहाँ पे है, so this is the expression shows when ओमेगा माइनस ओमेगा b by 2 इज लेस देन ओमेगा x. इसका मतलब क्या, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा b by 2 प्लस ओमेगा x. ओमेगा लेस देन ओमेगा b by 2 प्लस ओमेगा x. सेकेंड केस क्या है, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा b by 2 प्लस x. तो उस केस में p ओमेगा जो होगा वो 0 होगा. ठीक है, तो ये कंडीशन कहाँ पे है, इसमें व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा b by 2 प्लस ओमेगा x. ओमेगा b by 2 प्लस ओमेगा x. सो somewhere it is somehow it is lying in this range. In this range the pulse does not have any value, that means it has 0. p omega is 0. ठीक है, जब ओमेगा b by 2 प्लस omega x is greater than omega is greater than omega b by 2 plus omega x. That means in this range. So for this place, for
value of omega, the p omega is 0. This is p omega 0. Omega when omega is less than omega b by 2 minus omega x. Omega b by 2 minus omega x मतलब ये रेंज में ही है, in this range, ठीक है. Omega b by 2 is here and something less than this. So when omega is in this range, so the value of pulse is equal to 1. ये जो पल्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड इज 1 फॉर द रेंज ऑफ 0 to omega b by 2. So when omega is less than omega b by 2 minus omega x, so for that value its value is p omega is equal to 1. This is 1. Or and when omega is less than omega b by 2 plus omega x, omega b by 2 plus omega x, something here. Outside यहाँ 0, inside 1, and in this range, that means from omega b by 2 to omega b, ठीक है, its value will be this one. So this is for the case when omega is less than omega b by 2 plus omega x. That means somehow lying in between them, in between the omega b by 2 and omega b. This is the case, and for that the value will be 1 by 2, 1 minus sin pi omega minus omega b by 2 and by 2 omega x. So this will be the case when omega is less than omega b by 2 plus omega x, or we can say omega minus omega b by 2 is less than omega x. So this is the case. So this is all. तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, रोल ऑफ फैक्टर के बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा कि यदि रोल ऑफ फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो ये पल्स है, पल्स, उसकी सब्सिडरी जो भी ये है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, उस पर क्या इफेक्ट कर रहा है. सो देखो फॉर r इक्वल टू 0, दिस इज द बोल्ड लाइन, है the bold line, the bold line shows the power spectral density at the t is equal to 0, same, है ना, it has same power spectral density at t is equal to 0 for all the value of r. All the value of roll of factor at t is equal to 0, power spectral density is same, ठीक है. But for the subsidiary power spectral density, like here, if we say, or in this condition, in this case if we consider, then when r is equal to 0, so this is the maximum distribution here, maximum distribution. When r is 0.5, the range is here, and when r is 1, तो ये क्या बिल्कुल close to the axis, बिल्कुल close to the axis है. इसका मतलब क्या, जो हमारा लॉस होगा वो हमारा क्या होगा, लॉस होगा मिनिमाइज when the value of roll of factor increases. रोल ऑफ फैक्टर की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सब्सिडी जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन है, सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, मेन डिस्ट्रीब्यूशन आपका कहाँ है, सेंटर है t इक्वल टू 0, और ये जो सब्सिडी जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें हम क्या चाहेंगे, कम से कम वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, सारा का सारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, है ना, जिससे कि लॉस कम से कम हो. आवर नीड इज टू स्पेक्ट्रल डेंसिटी वी वांट टू फाइंड हियर ओनली in this range only. So outside this bandwidth or time period, we want a minimum distribution. So from here we can conclude that if we increase the value of roll of factor r, if we increase the value of r, then the power spectral density has distribution maximum at the center and minimum otherwise. At t is equal to 0, it has maximum power spectral density distribution, and for t is equal to greater than 0, मतलब प्लस माइनस dV से यदि हम आगे जाएं
for t for n is equal to 2, 3, 4, 5, so on, or minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, so on. So the curve, so this curve is smaller in case of maximum, in case of higher roll-off factor. तो यहाँ से आपका ये एक कंसेप्ट था. So अब omega x is equal to 0, r0, omega x is equal to omega b by 4, so r is 0.5, and omega x is equal to omega b by 2, so r is 12. So अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये दिया गया फॉर द केस ऑफ मैक्सिमम, जब ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा बी बाय 2 हो जाए, जब रोल ऑफ फैक्टर 1 हो जाए, इन दिस एक्सप्रेशन 7.33, ये जो आपका एक्सप्रेशन गिवन है 7.33, इन दिस इस एक्सप्रेशन में यदि ओमेगा बी बाय 2, ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा बी बाय 2, देन द एक्सप्रेशन विल बी रिड्यूस्ड टू दिस वन, एंड दिस एक्सप्रेशन, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज raised cosine characteristics. Okay. This characteristics is called as raised cosine characteristics. और यदि आपसे पूछा जाए कि raised cosine characteristics क्या होता है, तो आप ये बताएंगे ये चीज कि जब roll of factor 1 हो जाए, that means axis bandwidth of the pulse p omega should be equal to omega b by 2, then the condition is this one, and this is called as raised cosine. Because here the cosine is raised by peak amplitude. So full cosine roll of factor भी इसको कहते हैं, full cosine roll of characteristics, full cosine roll of characteristics और raised cosine characteristics, this is same. यदि आपसे कहा जाए तो ये आपको एक्सप्रेशन वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ये कंडीशन बताना पड़ेगा कि दिस इज द कंडीशन. तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये था, प्रीवियस क्लास में ये कंसेप्ट रह गया था, रेज कोसाइन. अब देखिए इसमें ये जो हमने प्रीवियस इक्वेशन पढ़ा था, बैंडविड्थ क्या होगा, 1 प्लस आर बी बाई 2, 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई आर बी बाई 2. तो यहाँ पे सेम है कि assuming Nyquist criteria, BT is bandwidth, R is roll of factor, so determine the pulse transmission rate, only RB is there, find out here. The previous, this is the same expression as previous one, but only the difference is that there BT is written in the forms of 2 by 1 plus R multiplied by नीचे R. यहाँ पे क्या है, RB को हमने कांस्टेंट सेपरेट किया और एक्सप्रेशन सेम ही है, BT is R1 plus R RB by 2, so RB this one, so this is the only case. So signaling with controlled ISI, ठीक है, इसमें हमने देखा 1 होगा कब, 0 और 1 हो जाए, जब ये 0 और 1 हो जाए तो इसके लिए वैल्यू 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये 0 होगा वैल्यू. कंट्रोल ISI, कोई भी पल्स, any pulse satisfying this criteria, any pulse satisfying this property called as geobinary pulse, ठीक है. Any pulse satisfying the expression 7.36, that means this one, any pulse satisfying this criteria, any pulse satisfying this criteria is called as geobinary pulse. यदि पूछा जाए आपसे कि geobinary pulse क्या होता है, तो आपको ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा. एक्सप्रेशन ये लिखिएगा और बताइएगा कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी पल्स if follow this expression or this property, then it's called as geobinary pulse. So this is the two case. ये हमने आपको बताया था कल सैंपल वैल्यू ISI में कैसे ये है. यदि इसमें कोई दिक्कत होगा तो देखेंगे, अदरवाइज आगे चलते हैं. डिफरेंशियल कोडिंग भी हमने आपको कल बताया था. डिफरेंशियल कोडिंग इज दिस वन, this 7.17 shows differential code in which if the next bit is 0, then it is the opposite of the previous pulse, and if 1 is there, 1 is next pulse, then it follows the previous pulse.
So here is the case when 0 is transmitted, previous one is 1. So this is -1. Instead of this is -1. Suppose that this is the case for transmitting 1. Next pulse, if the next pulse is 1, so it follows the pulse shape of the previous one. है ना? तो previous pulse यहाँ पे क्या है -1. Previous pulse is here -1, so the next pulse is also -1. तो यहाँ पे -1 यहाँ पे शो करेगा, pulse होगा वो -1 पे होगा. Again 1 is there, so this is -1. Next pulse is 0, so it is just opposite of the previous pulse. The previous pulse is in negative amplitude, so the next pulse will be of positive amplitude. So this is differential code. It is used to, why we use differential code? It is used to prevent the long bit sequence of 0. 0 bit sequence को long bit sequence यदि 0 है तो उसको break करने के लिए इसको यूज करते हैं. Differential code is this one. Then scrambling. Okay, scrambling we will study today. तो scrambling में क्या है कि यहाँ भी सेम कंसेप्ट है कि जो 1 और 0 के जो लॉन्ग सीक्वेंस होंगे उसे हमें क्या करना है, ब्रेक करना है. लॉन्ग सीक्वेंस 1 और 0 के नहीं चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, scrambling can be useful in timing extension by removing the long sequence of zeros in the binary sequence. Binary sequence में ये 0 और 1 यदि long sequence है तो उसको वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा. So this is the case in the figure 7.19. ये आपका फर्स्ट जो है वो this is A and it shows a scrambler. This is T scrambler. Scrambler में क्या होगा कि before sending data it is required. तो देखो यहाँ पे क्या है, ये X और ऑपरेशन दिख रहा है. ये X क्या है, सीक्वेंस है, बिट सीक्वेंस इज S. The output is here T. This is at the transmitter end or sender side only. A scrambler is used at the sender side or transmission end, and D scrambler is at the receiver end. Okay. So S is the bit sequence, input bit sequence is S. T is the output of the bit sequence, and that to be transmitted at the receiver, that to be transmitted to the receiver. This is 1, 2, 3, 4, 5. ये क्या है आपका रजिस्टर है. This is register, and each register indicates a delay. Each जो आपका रजिस्टर है वो क्या करेगा, इंडिकेट करता है 1 डिले. 1, 2, 3 मतलब 3 डिले should be there. 3 unit delay will be there, and 4, 5 means if we see from here, यहाँ से यदि हम देखें तो ये 3 बिट डिले है और ऊपर से देखें तो 5 बिट डिले. तो यहाँ से क्या 3 बिट डिले, यहाँ डी यूज करता है डिले सीक्वेंस के लिए. डी इसे यूज है, देखो टी क्या यहाँ पे क्या लिखा है, एस मॉडुलो 2 d3t प्लस d5t. तो यदि दिस इज टी, सो दिस विल बी इक्वल टू एस. here s is there, है ना. यहाँ से क्या है d3. here क्या, यहाँ पे क्या होगा d5, और every register 1 bit delay is there. तो 3 bit यदि अवेलेबल है तो 3 bit अवेलेबल है तो d3, और 5 bit अवेलेबल है तो d5. सो s यहाँ पे इसका मोडुलो 2 ऑपरेशन विद d3 एंड s मोडुलो 2 एक्सप्रेशन विद d5. तो यहाँ देखो s d3t, यहाँ से क्या है ये, दिस इज फीडबैक लूप. स्क्रैम्बलर में क्या है, फीडबैक लूप आप देख रहे हैं, फीडबैक लूप इज देयर, एंड डी स्क्रैम्बलर फीड फॉरवर्ड पाथ इज देयर. फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट इन स्क्रैम्बलर, एंड इन डी स्क्रैम्बलर फीड फॉरवर्ड पाथ. मतलब ये फॉरवर्ड है, और ये यदि फीडबैक फॉरवर्ड की तरफ यदि डिनोट कर रहा हो तो हम कहते हैं फीड. कहाँ पे फीड कर रहे हैं, फॉरवर्ड पाथ. So this is feed forward.
एंड दिस इज फीडबैक, मतलब ये जो सिंगल यहाँ से आउटपुट जो 30 इसका एक पोर्शन लेकर के हम कहाँ फीड कर रहे हैं, एट द इनपुट बैक जा करके फीड कर रहे हैं। सो दिस इज फीडबैक एंड दिस इज फीड फॉरवर्ड पार्ट, दिस इज फीडबैक पार्ट। So this is D3, the D3 into T, है ना, ये T is there, so D1, D2, D3 for this register, this is D3. So D3T is there, D5T is there. So job operation of D3T and D5T and the expression that will be XOR operation will be with S. As D3T XOR operation with D5T. D3T D5T दिस इज इक्वल टू T। तो ये जो आउटपुट आपका आएगा T वो क्या होगा, S XOR ऑपरेशन विद D3T एंड XOR ऑपरेशन विद D5T। D5 वाई क्योंकि यहाँ जो यहाँ पे सिग्नल आ रहा होगा तो उसके लिए तो ये D3 1 2 3 भी तो आएगा, 1 2 3 4 5 फॉर दिस पाथ एंड फॉर दिस पाथ ओनली D3 1 2 3। तो D3 is delay, D represents delay operator, ठीक है, D represents delay operator and और D3 3 क्या represent कर रहा है, कितना यूनिट डिले हुआ है, 3 यूनिट डिले is there because 3 register is there only, so D3 is there and D5 is there because 5 bit 5 यूनिट डिले यहाँ पे हुआ है, so for 5 bit delay this is D5, D5T D3T XOR operation, ठीक है, D3T XOR operation D5T on that is with XOR operation with S XOR operation with D3T on XOR operation with D5T, ठीक है। So this is the expression for output। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट यहाँ से आएंगे, कोई भी सीक्वेंस यहाँ से S दे देगा और आपसे आउटपुट पूछेगा कि क्या होगा। By giving the value of sequence bit sequence, by giving the value of bit sequence, you have to ask the output T. You have to find out the value of T. So by putting those values of bit sequence and simplifying with XOR operation of all those, the T will be found out from there. तो यहाँ से देखें जो आपका ये था T स्क्रैम्बलर, वहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये देखो T यहाँ पे है, T will be there, D3T will be there and D5T will be there, D3T D5T का XOR and that will be XOR with T XOR D5T plus and XOR with D5T। T यदि यहाँ कॉमन ले लिया तो 1 XOR D3 XOR D5, तो यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए इसमें D3 XOR D5 को कंसीडर किया है। ये बात समझ में आई बच्चे, ये स्क्रैम्बलर डी स्क्रैम्बलर का कंसेप्ट समझ में आ गया? आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? हेलो हेलो हेलो, यस सर। ये समझ में आ गई बच्चे, स्क्रैम्बलर डी स्क्रैम्बलर का जो यहाँ पे कैसे कंसेप्ट है वो समझ में आया? जैसे कि आउटपुट होना है तो यहाँ से R या S, यहाँ पे जो लिखा है ये S लिखा है, दिस इज यहाँ R जो लिखा है उसी को यहाँ पे S रिप्रेजेंट करना है। तो ये है कंसेप्ट आपका स्क्रैम्बलर डी स्क्रैम्बलर का। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल दे देगा, इसी तरह का कोई सीक्वेंस यहाँ पे दे देगा, जैसे कि स्क्रैम्बलर में शो कर रहा है यहाँ 3 और 2 5 यहाँ पे है ना, बिट्स आपके रजिस्टर शोन है यहाँ पे, तो यहाँ से डिफरेंट उसमें कुछ ये कर देगा, मान लो यहाँ 2 कर दिया, 1 कर दिया, ऊपर 3 कर दिया, कुछ कर देगा। Here in the lower part, suppose there is 1 shift register only, and in the upper part there is 3 shift register or 4 shift register will be there, and you will be given the bit sequence, and you have to ask the, it will be asked from you, so find out the value of output from the scrambler। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसा कि ये देखो यहाँ पे है एक एक्सप्रेशन 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1, ये गिवन है,
and this is the bit stream. This is the bit stream that will be fed to the scrambler. ठीक है, स्क्रैम्बलर जो है वहां पे बिट स्ट्रीम ये फीड किया जाएगा और आउटपुट देखने की आउटपुट क्या है। तो दिस इज एस इक्वल टू, हमने देखा था अभी जस्ट, एस क्या होगा, एस इज ये तो हमने देख लिया डी स्क्रैम्बलर पे एस था, और स्क्रैम्बलर जो है ये यहाँ पे है स्क्रैम्बलर ए पार्ट, इसमें इनपुट क्या है एस, आउटपुट क्या है टी। बी पार्ट इज डी स्क्रैम्बलर, टी इज इनपुट, आर इज आउटपुट देयर। बट यहाँ लगता है आर गलती मिसप्रिंट है, and it should be s because here written in the form of s only, not in the form of r is written here. So this is by mistake written here r, so this will be s. तो आपको ये कंसेप्ट वहां पे जब प्रॉब्लम हम करेंगे उसमें यही कंसेप्ट है। ये t क्या होगा, s x और d3, t x और d5 t। तो देखो नेक्स्ट इसमें जो है हम यही करेंगे। तो एक बार तो ये हो गया, अब फिर से नेक्स्ट टाइम पल्स आएगा ना, एक पल्स आया तो ये आपका काम आगे बढ़ा, एक पल्स के लिए फिर से पल्स आएगा तो फिर ये आगे जाएगा। तो यहाँ इसने कंसीडर किया D3 और D5 एक्सओर ऑपरेशन को F कंसीडर कर लिया, तो S एक्सओर ऑपरेशन F into T। देखो अब ये S है, एक्सओर ऑपरेशन FS, एक्सओर ऑपरेशन FS, एक्सओर ऑपरेशन FPS। यहाँ कंसीडर किया इनिशियली, यदि यहाँ पे कुछ नहीं है, इनिशियली इफ देयर इज नो बिट सीक्वेंस, कोई बिट सीक्वेंस यदि नहीं है तो, और जब बिट सीक्वेंस आए तो जब कोई भी बिट सीक्वेंस नहीं होगा तो आउटपुट टी जो होगा वो क्या होगा, सीधा एस होगा, कहीं कुछ है ही नहीं, नथिंग इज देयर। सो इफ एस इज देयर दिस इज आउटपुट टी, नो एनी बिट सीक्वेंस इज देयर, सो दिस टी विल बी इक्वल टू एस ओनली, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई बिट सीक्वेंस नहीं आ रहा। अब जब बिट सीक्वेंस फर्स्ट बिट सीक्वेंस आएगा तो आपका D3 D5 वाला केस आ जाएगा, D3 x और D5। नेक्स्ट जब आएगा तो स्क्वायर टर्म में जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा फिर से। अब यहाँ पे यदि इसको f कंसीडर किया तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, f स्क्वायर आएगा, है ना। फिर से उसका मतलब क्या, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जो आपका आउटपुट है, फर्स्ट टाइम यहाँ से जो आउटपुट आप ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो ये आउटपुट आएगा तो ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम आउटपुट आया और दैट इज फीड फॉरवर्ड टू दिस वन, फीडबैक टू दिस वन, फीडबैक कंटिन्यू चलते रहेगा। ये कब तक चलते रहेगा कि जब तक हमारा जितना बिट सीक्वेंस है वो कंप्लीट इंटर न कर जाए सिस्टम में, स्क्रैम्बलर में कंप्लीट इंटर ना हो जाए तब तक ये आपका फीडबैक चलता रहेगा। तो इफ दिस इज एस D3 और D5 एक्सओर को इसने एस ये F मान लिया, F कंसीडर किया, तो S एक्सओर FS S इज द इनपुट सीक्वेंस। तो यहाँ से अभी S है तो ये इनसाइड आएगा, तो S अब यहाँ से फिर से क्या होगा, S इंटू D3 और D5 एक्सओर, फिर से इनपुट पे आएगा अगेन, तो ये क्या होगा, स्क्वायर क्यूब 4, इस तरह से टर्म चलता जाएगा इसका। F एक्स और FS, यहाँ D3 क्योंकि फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, T इज इक्वल टू S, सो रिप्लेसिंग T विद S है। For first bit for initially when no bit is present, say T is replacing with S, ठीक है, तो S X और F into F, F क्या है, D3 X और D5, S X और FS अगेन F स्क्वायर X F क्यूब, ये सोन चलता रहेगा जब तक कि पूरी बिट सीक्वेंस जाती नहीं है। तो अब देखो ये F स्क्वायर F क्यूब, ये भी देखना पड़ेगा क्या होगा। F तो सिंपल आपका ठीक है D3 D5 एक्सओर, अब देखो F क्या होगा, F2 D3 और D5 का स्क्वायर, तो
स्क्वायर होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा कि D8 और D8 ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। XOR ऑपरेशन हो रहा है, XOR ऑपरेशन में क्या होगा, यदि सेम इन XOR ऑपरेशन इफ बोथ द वैल्यू both the input are same then its output will be 0, है ना। XOR का मतलब क्या, A कंप्लीमेंट B प्लस A कंप्लीमेंट B प्लस AB कंप्लीमेंट, ठीक है। तो उसको जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, D6 XOR D10 only we will get from here D6 XOR D10। तो सिमिलरली F3 is equal to D6, अब फिर से यहाँ F से मल्टीप्लाई होगा, F क्यू आ गया टर्म, F स्क्वायर आपका D6 जो XOR D10 है multiplied with F is D3 XOR D5, so with expanding this we will get this one. No, by the similar term will be vanished out. Similar term if present in even number, similar term in even number is present, then it will be vanished out. And if the odd number of any term is present, then single term will retain itself, and otherwise the two term will be vanished out. So this will detail F3 आपने निकाल लिया, F2 निकाल लिया, ठीक है। तो हमें D15 तक जाना है, क्योंकि जो हमारा सीक्वेंस है वो कितना है,